नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में रोजगार को लेकर सियासी वार पलटवार चरम पर है। सीएम मनोहर लाल की ओर से दावा किया गया है कि जल्द ही हरियाणा में 60,000 सरकारी नौकरियां, सरकारी भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी और 2 कार्यकाल के अंदर 1,70,000 सरकारी नौकरियों का हमने रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी ओर विरोधी दल लगातार बेरोजगारी को लेकर सरकार पर वार कर रहे हैं, हमलावर के। ऐसे में चर्चा हम नौकरियों को लेकर करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव करीब आते आते सभी दलों ने चुनावी तैयारी को रफ्तार देना शुरू कर दिया है। सभी दल अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। सत्तासीन दल अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं तो विरोधी दल सरकार की खामियों को लेकर हमलावर है। इस बीच युवा दिवस के मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने युवाओं के हित की दिशा में लिए फैसलों की जानकारी दी, तो वहीं नौकरियों को लेकर सीएम ने आंकड़े पेश किए और बताया कि हरियाणा के युवाओं को 60,000 सरकारी नौकरियां और दे दी जाएंगी। 9 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर 1,10,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं और न केवल 1,09,000 10,000 दी हैं, इस आने वाले 6 महीने में जो बाकी हैं 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में निश्चित रूप से आपको मिलेंगी। 1,70,000 नौकरी का हमारा 10 साल का रिकॉर्ड बन जाएगा। जाहिर है हरियाणा सरकार सबसे अधिक सरकारी नौकरी दिए जाने को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता के बीच लेकर जा रही है, तो विपक्ष बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमलावर है। इस बीच सवाल ये, क्या आगामी चुनाव में नौकरी भी एक बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है? अगर हाँ, तो देखना ये होगा कि युवा सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों में से किस पर यकीन करते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, केवल ढींगरा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत कांग्रेस से करेंगे। केवल जी, सीएम साहब ही दावा कर रहे हैं, हालांकि बहुत पहले भी बहुत बार ये दावा किया गया है कि हमने, वर्तमान सरकार ने सबसे अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं हरियाणा गठन के बाद। एक बार फिर से कहा गया। देखिए, ये दावे जो हैं ये एक चुनावी दावे हैं। असल में आप ये अगर कहते हैं कि हमने 1,70,000 नौकरी का रिकॉर्ड बना दिया है, तो ये भी बता दें कि इसमें कौशल रोजगार की कितनी है और पक्की कितनी है। और अगर ये भी आपकी सच है तो स्कूलों में अगर जाए तो वहां टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में जाए। अगर आपका ये भी सच है तो ये बताए कि जो सेंटर मिनिस्टर है तेली जी, वो कह रहे हैं कि 2014 के अंदर 2.9% जो है बेरोजगारी दर थी और वो बेरोजगारी दर बढ़कर के 9% हो गई है हरियाणा के अंदर। और हरियाणा जो है वो अग्रणीय राज्यों में है बेरोजगारी दर में। तो ये फिर आंकड़ा क्यों है? आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के आंकड़े को झुठला रहे हैं और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आप 1,70,000 की नौकरी की बात कर रहे हैं। या तो सेंटर मिनिस्टर तेली जी झूठ बोल रहे हैं या खट्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए। अब या तो आप मानो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है 2.9% 2014 का है और आज का आंकड़ा जो है वो 9% है, या तो आप इसको झुठला दो। आप ये कहो कि सेंटर के जो लेबर मिनिस्टर है वो झूठ बोलते हैं, और या आप कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। दोनों में से क्लैरिटी करें। एक बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि 2 लाख जॉब्स खाली पड़ी हैं हरियाणा के अंदर, यह भी आंकड़ा है। और सीएमआई का भी आंकड़ा है 37.4% दर का कि वहां नौकरियां इतनी खाली पड़ी हैं। अब सारे आंकड़ों को झुठला दे खट्टर साहब। और कौशल रोजगार जो आपने बनाया है कच्ची भर्ती योजना का, वो तो सारी की सारी जो आप डी और सी कर्मचारियों की कच्ची भर्ती योजना कर रहे हैं, वो कच्ची भर्ती है 1 साल की। आप बताइए 1 साल के लिए किसी आदमी को जॉब देते हैं, ना तो वो बेचारा शादी कर पाएगा, ना वो कोई काम कर पाएगा। 1 साल के बाद वो फिर कलम छोड़ करके घर बैठेगा, फिर क्या करेगा वो? ये जो योजना आपने बना रखी है,
ये असल में योजना जो पुराने एक राजकुमार सैनी हुआ करते थे, बीजेपी के एमपी थे कुरुक्षेत्र के, ये उन्होंने उस समय भी ये ऐसी योजना के लिए जिक्र किया था और बीजेपी की सरकार भी ऐसी योजना की जिक्र करती थी। और जो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी, वो भी कहते थे 2 करोड़ हर साल हम रोजगार देंगे, लेकिन वो आज 10-20 करोड़ रोजगार पूरे देश को मिलने चाहिए थे, वहां भी नहीं दिए। ये सब झूठ की योजना है। अब इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन का मामला है और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करनी है, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, केवल जी, जुमले हैं, बाद में कह देंगे ये जुमला था। चलिए, आपने सारी बातों को जुमला कह दिया, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये सारे सरकारी नौकरियों के हैं, एचपीएससी और एचएसएससी के हैं, ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नहीं। दूसरा, आप जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे, सरकार पीएलएफएस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सरकारी कहती है कि 5.2% बेरोजगारी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इससे ज्यादा है, 6.6% है, जो कि हरियाणा से ज्यादा है। इसी में सरकार की ओर से यह भी कहा जाता है कि 2012-13 की रिपोर्ट आप देखेंगे तो 12.3% बेरोजगारी थी उस वक्त 12-13 में, और राष्ट्रीय स्तर पर यह 13.3% थी। तो सरकार तो इन आंकड़ों के साथ ये कह रही है कि हमने बेरोजगारी कम की है, पीएलएफएस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह रहे हैं केवल जी। तो अब वही तो मैं कह रहा हूं, ये उलझा रहे हैं ना। ये मैं यही तो बात कह रहा हूं कि जो सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मिस्टर तेली जी हैं, उनकी रिपोर्ट उठा के देखिए ना, उनकी रिपोर्ट में 9% है, मैं आपको भेज देता हूं, आप देखिए वो। और 2014 की भी रिपोर्ट है, उसके अंदर उसमें 2.9% है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट है उसको झुठला दे, उसको कहे कि ये झूठी है। आप अपनी रिपोर्टें बना रहे हैं, अपनी कहानियां बना रहे हैं, सीएमआई की रिपोर्ट को उठा ले, उसमें आप तो कहते हैं कि 37.4% प्राइवेट रिपोर्ट है जी, आप प्राइवेट मानते हैं उसको, लेकिन उसी रिपोर्ट को अगर हम दूसरी जगह देखें, योगी जी के यूपी के अंदर, तो वो कह रहे हैं सीएमआई के रिपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से प्राइवेट में नहीं, तो कांग्रेस की मानते हैं, उसमें हमारा डाटा ऊपर है, सीधे सीधे कांग्रेस की मानते हैं। तो फिर योगी जी क्यों मान रहे हैं? योगी जी कांग्रेस के है क्या? योगी जी तो बीजेपी के हैं और वो मान रहे हैं इसी रिपोर्ट को, और यहां खट्टर साहब मुकर रहे हैं उसी रिपोर्ट से। तो कौन सही है? आप या तो योगी जी को सही मान लो या खट्टर साहब को सही मान लो, और यहाँ तेली जी जो सेंट्रल मिनिस्टर है उनको सही मान लो या खट्टर साहब को सही मान लो। ठीक है, ये भी श्रम और रोजगार विभाग के आंकड़ों की हमने बात की इससे पहले, श्रम और रोजगार विभाग के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार बात करती है। चौहान साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि बेरोजगारी में नंबर 1 है, और केवल कांग्रेस नहीं, इसमें आप इनेलो की बात करें, आम आदमी पार्टी भी इन दिनों एक्टिव है। बेरोजगारी को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि नंबर 1 हो गया है हरियाणा। हालांकि आप लोगों के अपने आंकड़े हैं और इसमें कोई दोराई नहीं कि सही है ये आंकड़े अपने आप में, कि आपने सबसे अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी को लेकर तो सवाल थे। ज्योति जी, मुझे तो एक बात ये कहनी है कि कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल या आम आदमी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विरोधी हैं, क्या ये कभी हमारे आधिकारिक आंकड़ों को भी सही मानते हुए आपने देखे हैं, सुने हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इनके बेरोजगारी के आंकड़ों की सदन के भीतर, सदन के बाहर, मीडिया के सामने एक से अधिक बार धज्जियां उड़ाई हैं, तथ्यों के साथ इन्हें बेनकाब किया है। परंतु झूठ बोलने के अभ्यस्त इतने हैं और इनको ये वहम है कि बार बार, 10 बार, दर्जन बार, 50 बार और 100 बार अगर एक ही झूठ को, एक ही जुमले को आप उछालते जाएंगे तो शायद लोगों को वो सच लगने लगेगा। क्या ये सत्य नहीं है कि सबसे पहले ये सीएमआई के आंकड़ों को लेकर के चीखे, चिल्लाए, हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में? मुख्यमंत्री जी ने सीएमआई के आंकड़े भी रखे, सार्वजनिक किए, पब्लिक डोमेन में आकर चर्चा की, सदन में चर्चा की, और आधिकारिक आंकड़े भी सबके सामने रखे। धरती आसमान का अंतर। झूठ बोलने की कोई सीमा होती होगी, वो इनके लिए है ही नहीं, शायद इनसे उम्मीद भी क्यों करें कि ये कुछ सीमित मात्रा में झूठ बोलेंगे। जमकर, जी जान लगाकर झूठ बोलते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं लोगों को। साथ में ये बात मल्टीपल टाइम्स हर प्लेटफॉर्म पर हमने इनको भी बताई है, इनके सामने भी आईना रख के बताया है, और प्रदेश की जनता के सामने भी हम ये बात लेकर के गए हैं कि जिस सीएमआई के आंकड़ों को ये ब्रह्म वाक्य या शास्त्रीय आंकड़े बताकर हरियाणा के लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहे हैं, वो सीएमआई वास्तव में क्या है? वो एक प्राइवेट कंपनी। केवल प्राइवेट कंपनी होना उसका अपराध नहीं है, प्राइवेट कंपनी होना कोई अपराध भी नहीं होता।
वो प्राइवेट कंपनी जो लोग चलाते हैं वे आधिकारिक रूप से कांग्रेस की मैनिफेस्टो बनाने वाली कमेटी के कर्ता धर्ता रहे हैं। जो व्यक्ति और जो उसका पहला डायरेक्टर, उसके हटने के बाद जो दूसरा बना, वे दोनों के दोनों रिश्तेदार, दोनों के दोनों कांग्रेस के पेरोल पर कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग। तो उनके आंकड़ों को आधार बनाकर हरियाणा की सरकार को, हरियाणा की जनता को गुमराह करने या हरियाणा को बदनाम करने की इन्होंने साजिश की। प्रजातंत्र है, करेंगे, मानेंगे नहीं, कहने से तो नहीं मानते। तो हमने भी आकर आधिकारिक आंकड़े इनके सामने रखे। फिर कुल मिलाकर के सारी चीजों को आंकड़ों के चक्रव्यूह में उलझाकर ये अपनी सच्चाई लोगों से छिपाना चाहते हैं। ज्योति जी, सरकारी नौकरी के आंकड़े बदले नहीं जा सकते, उनको तोड़ा मरोड़ा बहुत ज्यादा नहीं जा सकता। सरकारी क्षेत्र में कांग्रेस के शासन में 10 साल के शासन में 2 पूरे टर्म में 85-86 हजार पक्की सरकारी नौकरियां दी गई। ये रिकॉर्ड पर है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमारा अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है और हमारे पास कई महीने अभी सरकार चलाने के हैं। इस टर्म के चुनाव में जाने से पहले तीसरी बार जनादेश लेने जब जाएंगे, यानी कांग्रेस जितने दिन जब हम शासन कर चुके होंगे, तो हम नौकरियां जितनी दे चुके होंगे, जितनी हमने तैयारी की है, जिसका आज मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया, वो आंकड़े कांग्रेस के द्वारा इनके शासनकाल में दी गई नौकरियों से दुगने से ज्यादा होंगे। आज जबकि हमारे पास अभी 60 हजार के लगभग पक्की नौकरियां, रेगुलर नौकरियां देने का समय है, उसकी तैयारी है, उसकी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री जी ने आज युवा दिवस पर हरियाणा के युवाओं से मुखातिब होते हुए उस घोषणा को दोहराया भी है। आज भी हम कांग्रेस के 10 साल से ज्यादा के आंकड़े को पार कर चुके। आज नहीं पार किया, कई महीने पहले पार कर चुके हैं। 1,10,000 पक्की सरकारी नौकरियां हरियाणा की वर्तमान सरकार ने दी हैं। ये रोजगार में बेहतरी है कि नहीं? जिन्होंने हमसे कम दी वो हम पर हमलावर हैं, वो हम पर हल्ला बोल रहे हैं। इसी तरह हरियाणा में ठेकेदारी प्रथा हमारे आने से पहले प्रचलित थी। कॉन्ट्रैक्ट पर अलग अलग श्रेणियों की ठेकेदार के माध्यम से नौकरियां लगती थी और आलम यह था कि अधिकांश श्रेणियों के ठेकेदार के मार्फत नौकरियां पाने वाले जो हरियाणा के नौजवान नवयुवतियां थी, वे ठेकेदारों से परेशान थे। ठेकेदारों के हाथों शोषण का दरवाजा इन्होंने खोलकर छोड़ दिया था। तनख्वाहें समय पर नहीं मिलती थी, काट पीट कर देते थे, पीएफ समय पर जमा नहीं कराते थे और उसमें खूब खुलकर गड़बड़ झाला और शोषण होता था। जब हम सत्ता में आए, जब हम जनता के पास जनादेश लेने गए थे, तो हमने कहा था साहब हम जब सत्ता में आएंगे तो इस ठेकेदारी प्रथा से हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों को मुक्त कराएंगे और जो अस्थायी कच्ची नौकरियां हैं वे भी हम पारदर्शिता के साथ मेरिट पर देने का इंतजाम करेंगे। इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया और पारदर्शिता के साथ नई नौकरियां हजारों नौजवानों को हम उस माध्यम से दे चुके हैं और जो लोग पहले से ठेकेदारों के चंगुल में इनके फंसाए हुए थे, उन सबको हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी कौशल रोजगार निगम में उनको स्थानांतरित किया है। अब उन नौजवानों से पूछिए, ये कुछ भी कहते नहीं, वो नौजवान आपको बताएंगे समय पर वेतन मिलता है साहब, वो नौजवान बताएंगे पीएफ समय पर जमा हो रहा है साहब, और उनको ठीक है अस्थाई नौकरी है, कच्ची नौकरी है, लेकिन उनके मन में संतोष है कि वो किसी ठेकेदार के नौकर नहीं हैं, वे सरकार के ही कर्मचारी हैं, निगम के कर्मचारी हैं। तो ये अंतर हम लेकर के आए। लाखों की संख्या में हरियाणा के नौजवानों को, नवयुवतियों को हमने उनकी स्किल डेवलप करके, अलग अलग तरह के लोन दे करके, किसी को मुद्रा लोन और अन्य अनेक तरह की योजनाओं में हमने निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाया है। उस सबको मानने देखने से इनकार करने वाले ज्योति जी वो लोग हैं जो हरियाणा में मेरिट के राज से परेशान हैं। पिछली सरकारें ज्योति जी वो इस बात के लिए जानी जाती थी कि नौकरी जिला,
जाति या नोटों का किसके पास कितना बड़ा झोला है वो देखकर सरकारें देंगी। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होता, जिस जिले का मुख्यमंत्री होता, किसी भी जाति का वो होता, उस जिले के लोगों को आंख मूंद कर भर्ती करते, रिजल्ट कच्ची पेंसिल से तैयार होते, अंतिम लिस्ट मुख्यमंत्री के घर पर बना करती। किसी गांव से एक भर्ती में 50 लोग नियुक्ति पा जाते, किसी दूसरे जिले से, करनाल से एक भी व्यक्ति को मौका नहीं मिलता था। कारण क्या था? भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद हावी था। हमने बिना खर्ची पर्ची पारदर्शिता से मेरिट के आधार पर नौकरियां दी, आगे भी देंगे। इनका दर्द ये है कि इनके जमाने के दलाल थे, उन्होंने भी हमारे समय में गड़बड़ करने की कोशिश की, हमने उनका भी भंडाफोड़ किया, पकड़ पकड़कर जेलों में डाला। पर्चे लीक करने की जिन्होंने कोशिश की उनको भी जेलों में ठूंसा, पैसा चलाने की जिन्होंने कोशिश की उनको भी जेलों में भेजा। इनके जमाने में ये दलाल पकड़े क्यों नहीं जाते थे? इनके जमाने में पर्चा लीक करने वाले गिरोह की कमर किसी ने तोड़ी क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मिले हुए थे, सब आपस में मिलजुल कर ये कारोबार चलाते थे। पेपर लीक को लेकर भी बहुत बार विपक्षी सवाल उठाता है कि अमृतकाल तो पेपर लीक गिरोह का चल रहा है, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार विरोधियों की ओर से कहा जाता है। ओंकार जी, पेपर लीक गिरोह उनकी कमर तोड़ी गई है, जेलों में है वो। कांग्रेस पार्टी और इनेलो भी इसमें इनके जमाने में नहीं थे, जेल में। बीजेपी के निशाने पर रहती है इस बात को लेकर कि पहले मेरिट के आधार पर नौकरी नहीं देते थे। खास तौर पर आपकी पार्टी को तो बार बार निशाने पर लिया जाता है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाई भतीजावाद के आधार पर नौकरियां दी जाती रही। लेकिन अब क्या कि ये सिस्टम चेंज हो गया कि अब पर्ची खर्ची सिस्टम को अब पूरी तरह से लागू किया गया कि पारदर्शिता लाई गई कि एक बार फिर से दावा किया कि सीएम ने बड़े बड़े आंकड़े चौहान साहब आंकड़े से पेट भरता है ज्योति जी, जरा उनसे पूछना, अगर आंकड़े से पेट भरता होता तो आंकड़ा में रोटी ना खाते, आंकड़े सुन के पेट भर जाता हमारा। क्या नवा पैसे रोजगार निगम की बड़ी तारीफ कर रहे थे, पहले निजी ठेकेदार था और सरकार ठेकेदार। जरा देखो तो सही आज प्रदेश के हालात क्या है, नशे की स्थिति क्या है। नशा चरम पर है क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है। और ये नगर कृषि रोजगार निगम की तारीफ कर रहे थे, अभी 2 साल पहले तो बनाया, 7 साल तक तो आपने भी ठेकेदार प्रॉपर चालू रखी, अभी तो बनाया। एक बार तो बता दीजिए, नगर कृषि रोजगार निगम में तनख्वाह 9,000 से लेकर मात्र 14,000 तक है। इनसे पूछ लेना अधिकतम तनख्वाह कितनी है। एक युवा जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक की मैंने अपनी आंख से देखा, और मैंने छोड़ने की तहसील में अब तक किया बच्चा पानी पिला रहा तहसीलदार को, और तहसीलदार की एजुकेशन क्या, +2। ये हालात हो गया। आज वास्तविकता को तो पहचानना चाहिए। मैंने अंतर प्राप्त किया, मुख्य सचिव ने काफी लगाई कि आपने 2014 से लेकर प्रत्येक घंटे में कितनी नौकरियां दी। जो कि मेरे पास है 95,000 की लिस्ट आई मेरे पास पिछले महीने। अगर मैं मान लो 1,10,000 भी दे दी इन्होंने, तो अभी ये कह रहा 60,000 प्राइस लाइन में है। अरे भाई प्राइस लाइन में कब चलो और चुनाव में जाते हो, क्यों लोग ऐसा काम करते हो? आज युवा बेरोजगार नशे की चपेट में है। गाँव मैंने सक्षम योजना शुरू करी ज्योति जी। सक्षम योजना में ग्रेजुएट को मात्र 6,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट को 7500 रुपये महीना दिया। जरा इनसे पूछिए क्या 6,000 और 7500 में एक युवा क्या कर सकता है? और वो एक साल के लिए एक साल करके बढ़ाऊंगा इन नौकरियों को, और युवा बेरोजगार जो जब तक उम्र में रहेगा वो कहीं पर नहीं रहेगा। जैसे कि एक ऐसे पर्ची खर्ची बंद, 88 का करने पर बंद। जरा ये का बताओ, 1 करोड़ रुपये SC के कार्यालय में किसके राज्य में प्राप्त हुआ? दूसरों के नौकरों को झूठ मिलते हैं। आज तक तकरीबन 32 पेपर हुए, 32 पेपर लीक हुए। अरे तब तक दूसरी पार्टी जो सोचते होंगे, आपको जनता ने मौका दिया, आज सरकार आपकी है, 10वां साल चल रहे हैं आपको। और मैं बताना चाहता हूँ हमारी पहले भी नौकरियां दी थी, जो जितनी मर्जी मिल पाता है, हमें कई पढ़ाई उस चीज की, हर घर रोजगार बने, हर घर रोजगार। और जिस घर में रोजगार नहीं दे पाएंगे उस घर से पढ़े लिखे बेरोजगार पर हम 21
हजार से बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये तो मात्र 14,000 से नौकरी की तनख्वाह दे रहे हैं। और प्रदेश में 2 लाख से अधिक पद खाली है। स्वास्थ्य सेवाएं में लीजिए, शिक्षा में लीजिए, पुलिस में लीजिए, ये तीनों मुख्य विभाग है। तीनों विभाग में 40% से ऊपर नौकरियां खाली है। अभी हाल ही में पटवारी धरना कर सकती है, 15 की कठिन धरना कर रहे हैं। यूपी प्रदेश में 4,000 पद पटवारियों से लगभग और 14 से पटवारी काम कर रहे हैं। इतनी नौकरियां खाली है, ये बुंदेलखंड नहीं है। मैं सारी बातें एक में श्वेत पत्र जारी कर दे। 2014 से लेकर अब तक कितने लोग रिटायर हुए, यह सूचना है जनता पर एक श्वेत पत्र जारी करके। कितने लोगों को उन्होंने नौकरियां दी, हमसे बताना मुझे पता लग जाएगा कि सरकार की काम की है। और जहाँ तक पेशे रोजगार निगम में कार्ड बन चुका है, यूपी की जगह ये तो उनसे पूछ के बता दीजिए कि कार्ड बन चुका तैयार है। एक युवा बेरोजगार किसी सीएससी सेंटर के थ्रू उसके आने में रजिस्ट्रेशन करता है। ठीक है ओंकार जी, आपकी आवाज इतनी स्पष्ट नहीं सुन पाई। हालांकि मैं बीच में रोकती हूँ तो आप लोगों को लगता है मैं जानबूझ कर रोक रही हूँ, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी क्लियर आपकी आवाज नहीं आई है। अगले उत्तर में आएंगे आपके पास। बेनीवाल साहब, आप लोग भी बार बार कहते हैं बेरोजगारी को लेकर बार बार अनुराग ढांडा की बात करें, सुशील गुप्ता की बात करें, पेपर लीक को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरते हैं। लेकिन सच ये भी है कि सबसे अधिक सरकारी नौकरियां देने का जो रिकॉर्ड है वो भी मनोहर सरकार के नाम के है। नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज देखिए ज्योति जी, ये चुनावी साल है तो इनका प्रोपेगेंडा बड़े अच्छे तरीके से लोग चला रहे हैं। इन्होंने कहा अभी चौहान साहब ने कि 1,10,000 हमने सरकारी नौकरियां दी, लेकिन रिक्त पद कितने हैं? 2 लाख। यानी कि जितनी नौकरियां इन्होंने दी हैं उससे दुगनी तो नौकरियां आज खाली पड़ी हैं। जब रेगुलर पोस्ट हैं तो इसको ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं रेगुलर पोस्टों को निकालते हैं? 40 से ज्यादा पेपर लीक हुई है, हम भी करें, ये तो सबके सामने था। क्वेश्चन पेपर सेम अनुराग ढांडा या पंकज बेनीवाल या सुशील गुप्ता जी नहीं करे, ये आपके सामने था, आपके मीडिया ने भी चलाया है। पर्सन पेपर गलत आए हैं, साइकिल अंबेडकर जी, ये लिखना नहीं आता था पेपर सेट करने वाले को, और ये कहते कि हमने पेपर अच्छे तरीके से लगाए हैं। हाई कोर्ट ने अभी 816 जो टीचर्स की भर्ती थी उसके लिए फटकार लगाई है, 1 लाख का इनके ऊपर जुर्माना तक लगाया भाजपा की सरकार के ऊपर कि आपका जो हरियाणा चयन आयोग है कि अच्छे से भर्तियां नहीं करवा पा रहा है, हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा के युवाओं के साथ छल कर रहा है। हाई कोर्ट भी इस बात को मानने लगा है, तो ये आम आदमी पार्टी की या किसी की बात नहीं है, ये जनता की बात है। जनता की बात को हम बखूबी तरीके से उठाएंगे और कहेंगे, और हाई कोर्ट भी इसके साथ इनको फटकार लगा रहा है बार बार में। स्कूल भी मर्ज कर रहे हैं ये लोग, स्कूलों के हालात कैसी थी उसके लिए भी हाई कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भाजपा की सरकार पर लगाया। इनके ऊपर हाई कोर्ट की सख्ती है, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं है, झूठे मक्कार लोग हैं। हरियाणा की जनता को ठगना चाहते हैं, हरियाणा के युवाओं को बेरोजगार रखना चाहते हैं, अनपढ़ रखना चाहते हैं, ना पढ़ने देना चाहते, ना रोजगार देना चाहते। ये बात कर रहे हैं कि हमने रोजगार दे दिए 1,10,000। अभी कुछ दिन पहले ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरियां निकली थी, कितने लाखों बच्चे उस पेपर देने के लिए निकले थे। कोई पीएचडी था, कोई एमएससी था, कोई मास्टर्स किया हुआ था, कोई बीटेक किया हुआ था। ऐसे बच्चे ग्रुप डी की पोस्ट के लिए निकले हुए थे। अब अगर बच्चे ऐसे ग्रुप डी की डिग्री में पहुंच जाएंगे तो जो 10th और 12th जो पास बच्चे हैं वो कहां जाएंगे? वो किस मेरिट लिस्ट में निकलेंगे? हरियाणा कौशल जो रोजगार निगम है, अगर उसके तहत ये नौकरियां लगा रहे हैं, उनका लेखा जोखा कहां है? उनकी स्पष्टीकरण कहां है? उनका पारदर्शिता कहां है? कौन भर्ती हो रहा है, किसकी? सिर्फ अपने लोगों को ये लोग उसके तहत भर्ती कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बिल्कुल सबके सामने नहीं आता है। और जब लाखों जो अभी इन्होंने बसेस भी तैयार की थी, पिछले जो पेपर हुआ था कि खट्टर सरकार ने कहा था कि हम बसेस भी लगाएंगे, जब इनको पता है कि इतने लाखों बेरोजगार बच्चे हमारे घूम रहे हैं, तो क्यों 1,10,000 पोस्ट निकाली? क्यों नहीं जो 2 लाख रिक्त पद है वो भी भरे अभी तक इन लोगों ने? अगर 2 लाख पद रिक्त हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार की विफलता है। सरकार रोजगार देने के नाम पर एक ढोंग रच रही है और युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है। इजराइल और यूक्रेन की बात करेंगे कि इजराइल और यूक्रेन में 10,000 बच्चे भेजेंगे, 50,000 बच्चे भेजेंगे, लेकिन हरियाणा में नौकरी नहीं देंगे।
हरियाणा के नौकरियों की बात करेंगे तो 7,000 की बात करेंगे। आज ही युवाओं के उसके लिए नहीं, उन्होंने वो तो बोला एक कि विकल्प 7,000 दिया है नौकरियां सरकार ने कि जो लोग डोंकी रूट से जाते थे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले रही, विदेश विभाग बनाया गया ज्योति जी, है, इजराइल और लोगों यूक्रेन की युवाओं को बाहर भेजा नो, जाएगा, उनकी जिम्मेदारी सरकार इस- लेगी। तो ये तो एक विकल्प खोला के उन युवाओं के लिए सरकार का दावा कि केवल जी हंस रहे, हालांकि मैं तो ये बता रही हूँ कि सरकार का क्या दावा है इसके पीछे। इजराइल और यूक्रेन की परिस्थिति कैसी है आप अच्छे से नहीं जानती। हमारे हरियाणा के बच्चों को मौत की आग में झोंकना चाहते हैं खट्टर साहब। और भाजपा की सरकार ये चाहती है कि इजराइल और यूक्रेन में चले जाएं, हमारे बच्चे मरने के लिए चले जाएं। क्यों नहीं हरियाणा के अंदर रोजगार पैदा कर रहे? क्यों नहीं 2 लाख जो रिक्त पद है उनको भर रहे हैं? क्यों नहीं हरियाणा कौशल रोजगार के तहत वो लोगों को भर्ती करते हैं? वहां पर टीचर 70,000 के आसपास तो सिर्फ अध्यापकों का जो महकमा है, टीचर का जो टी है, उसमें 70,000 के आसपास टीचरों की पद रिक्त पड़ी है। क्यों नहीं टीचरों को भर्ती कर रहे? स्कूल मर्ज कर देते, स्कूलों को बंद कर देते। चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ, सुभाष जी को चर्चा में जोड़ती हूँ, उसके बाद चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आएंगे। सुभाष जी, एक तरफ सरकार के दावे हैं, दूसरी ओर विपक्ष के आरोप हैं रोजगार को लेकर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इस सरकार से युवाओं को बड़ी उम्मीद रही है, क्योंकि पिछले दशकों में जिस तरह से हरियाणा के युवा चले जाते रहे हैं, हम सब इस बात के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार, ये 3 फॉर्मूला हमेशा सरकारी नौकरियों पर तो कम से कम हमेशा हावी रहा है हरियाणा में। हरियाणा का इतिहास इस बात का गवाह है और यही कारण है कि बहुत तरह के कानूनी जो घटनाएं इस प्रदेश में देखने को हम सबको मिली है, वो सब तथ्य सामने है। उसको यहाँ उकेरने की आवश्यकता मैं नहीं महसूस कर रहा। सभी लोग इस बात को जानते हैं, केवल जी भी जानते हैं, केवल जी से पहले वाले जो प्रवक्ता है ओंकार सिंह जी, इनेलो जिनका शासन था, वो भी इस बात से वाकिफ है पूरी तरह। मैं केवल इस बात से सहमत हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि क्या जो भर्ती बोर्ड हैं विभिन्न हरियाणा में, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई गई है या नहीं बढ़ाई गई। मैं बहुत हद तक सरकार के इस दावे से सहमत हूं कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है, मतलब उसकी दक्षता, उसमें भ्रष्टाचार का जितना बोलबाला होता था, भाई भतीजावाद का जितना बोलबाला होता था और क्षेत्रवाद भी उसमें हावी होता था, कम से कम ये 3 फैक्टर तो अब नहीं है। भ्रष्टाचार की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, उसको लेकर जरूर विपक्ष का अधिकार बनता है और वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं, ये बात सही है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी कि नौकरी का जहां तक आंकड़ा है, नौकरी आप किसको मानते? क्या केवल सरकारी नौकरियां? मान लीजिए जैसे आम आदमी के प्रवक्ता पंकज जी अभी ये बात कह रहे थे कि मान लीजिए कि 2 लाख अगर सरकारी नौकरियों पर भर्ती कर दी जाती है, तो क्या उससे बेरोजगारी यहाँ हरियाणा में समाप्त हो जाएगी? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं। ये अनुभवगम्य बातें हैं और यही कारण है कि केवल जी की पार्टी ने, ढींगरा जी की पार्टी ने, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उस वक्त वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो वो आर्थिक सुधारीकरण की गति लेकर आए और वो निर्णय नीति लेकर आए, जिसके कारण से देश में आज जो व्यावसायिक और औद्योगिक आप फैलाव देख रहे हैं। और उसके बाद के दूसरी सरकारों ने, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो या फिर आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, उन चीजों को जारी रखा। लेकिन दिक्कत क्या आई? बेरोजगारी क्यों बढ़ती है, इस पर चर्चा नहीं करती है पार्टियां। युवाओं को केवल सरकारी नौकरियों के दिलाने के नाम पर उनको चला जाता है, उनके साथ, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है। बात यह होती है कि आपकी बेरोजगारी आखिर समाप्त कैसे होगी? अगर आर्थिक सुधारीकरण से केवल जी की पार्टी तौबा करना चाहती है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर आप आर्थिक सुधारीकरण को जारी रखना चाहते हैं और पिछला दशक जो केंद्र सरकार में आप 10 साल रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, वित्त मंत्री के रूप में जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उस सुधारीकरण को उतनी तेज गति से देश में लागू नहीं किया जिसका खामियाजा इस दशक में आज युवा भुगत रहा है। मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा आकलन, बहुत स्पष्ट आकलन है। तो सुधारीकरण की गति को तेज करना, और इस अगर 8-9 वर्षों में देखेंगे बहुत तेज गति से मुझे लगता है कि आर्थिक सुधारीकरण की ओर कदम आगे बढ़ाया गया है केंद्र सरकार की ओर से। और उसी दृष्टि से जैसे अगर मैं एग्जाम्पल आपकी बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि सबसे अधिक रोजगार अगर आज पैदा होता है, केवल सरकारी क्षेत्र में कितनी नौकरियां हैं,
अगर सबको भर्ती कर भी दे दी जाती है, तब भी बेरोजगारी का ये प्रतिशत, अगर मान लीजिए केवल जी की बात मैं मान लूं कि 9.2% अगर बेरोजगारी है, या सरकार के आंकड़े 5.2% है, या 2.9% भी अगर है, तो भी क्या ये बेरोजगारी समाप्त हो सकती है? क्या ये आंकड़ा कंप्लीटली मिनिमाइज या डिफ्यूज हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे लगता है सभी प्रवक्ता इस बात से सहमत होंगे। तो आप अगर जिन क्षेत्रों से रोजगार में को बढ़ावा मिल सकता है, रोजगार सृजन की बात हो सकती है, एक तो उस दिशा में ये बताएं कि क्या उस दिशा में इस सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं या नहीं बढ़ाए हैं। अगर केवल गुड़गांव की बात करिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर मैक्सिमम फोकस हुआ है, जिससे रोजगार चाहे वो गैर जो संगठित हैं या फिर संगठित हैं, विभिन्न प्रकार के पैदा होते हैं। दूसरी बात, स्किल इंडिया को लेकर अभी जो कांग्रेस पार्टी और इनेलो की ओर से भी या आम आदमी प्रवक्ता की ओर से बातें उठाई गई, देखिए उसमें कुछ डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन स्किल अगर आप स्किल जो रोजगार निगम गठन किया गया और उसके माध्यम से रोजगार मुहैया कराए जा रहे हैं, इस देश में उद्योगपतियों की, औद्योगिक क्षेत्र की, व्यावसायिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी यही थी और सबसे बड़ा रोना था उद्योगपतियों का, व्यवसायियों का कि मैं तो नौकरी देना चाहता हूं, लेकिन हमारे लायक स्किल्ड युवा, ट्रेंड युवा इस देश में नहीं है। युवाओं की संख्या बहुतायत है। 18 से 35 वर्ष के युवा इस हरियाणा प्रदेश में भी बहुतायत में है, लेकिन स्किल्ड कितने हैं? क्या आपने 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा जी के जमाने में आपने स्किल करने के लिए, उन बच्चों को दक्ष बनाने के लिए, उद्योग के लायक बनाने के लिए आपने क्या कदम उठाए? वर्तमान सरकार इसे भी एक उपलब्धि बताती है कि युवाओं के कौशल पर हम काम कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये उपलब्धि उनके खाते में है कि कम से कम आप एक राइट डायरेक्शन में कदम तो आप आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, आपकी ममता उस दिशा में जाती है। तो ऐसा चलिए अगले उत्तर के लिए आपके पास आते हैं। उससे पहले चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चौहान साहब, एक तो देखिए तमाम जो विपक्षी पार्टी है वो ये भी पूछते हैं, आप जब सरकारी नौकरियों के आंकड़े देते हैं तो जो खाली सरकारी पद हैं उसको लेकर भी बात होनी चाहिए। दूसरा, कितने कर्मचारी, कितने लोग रिटायर हो गए हैं, इसे लेकर भी बात होनी चाहिए। देखिए ज्योति जी, हमेशा हर बात पर चर्चा होती है और मैं ये कहता हूं कि सृजित पद कितने हैं, उनमें से कितनों को भरा जाना सरकार के लिए आवश्यक है, उस आंकड़े में अंतर हो सकता है। कितने पद आज की तारीख में एग्जिस्ट करते हैं, क्या उतने लोगों की आवश्यकता है, इन दोनों चीजों में हमेशा अंतर हो सकता है। समय के अनुसार विभागों की आवश्यकता कम ज्यादा हो सकती है, रिस्ट्रक्चरिंग भी कभी कभी होती है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। मैं उस विवाद में नहीं, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कितने प्रासंगिक मानते हैं जो सरकारी पद खाली हैं? सरकार क्या मानती है कि हम कितने पद भरने के लिए अभी प्रयास करेंगे? मैं उत्तर दे रहा हूं। सरकार, ये कोई स्टैटिक आंकड़ा नहीं हो सकता, ये डायनेमिक आंकड़ा है, निरंतर बदलने वाला आंकड़ा है। आवश्यकता के अनुसार चीजें रिव्यू होती रहती हैं। जिस विभाग को जहां जैसी आवश्यकता होती है रेगुलर कर्मचारियों की, उनकी भर्तियां निकल रही हैं, भर्ती की भी जा रही हैं। आप किसी भी सरकार की एफिशिएंसी उसके द्वारा किए गए काम से ही तो नापेंगे। खाली पद कांग्रेस के समय में भी बहुत सारे थे, लोकदल के समय में भी उतने ही रहे होंगे, कम ज्यादा थोड़े बहुत हो सकते हैं, परंतु इन्होंने सत्ता में रहते हुए खाली पक्के सरकारी पदों को भरने के लिए जी जान लगा लिया। उसके बावजूद 85-86 हजार को पक्की नौकरी दे पाए। हमने इनसे कम समय में, जिसमें कोविड का एक कालखंड भी आया जब सब कुछ रुका हुआ था, इनसे कम समय में इफेक्टिवली, यूं कह लीजिए 7.5-8 साल के इफेक्टिव कार्यकाल में हमने इनसे 20-25 हजार ज्यादा नौकरियां दे दी हैं। 60 हजार और देंगे, हम इनसे दोगुनी दे चुके होंगे। तो ये हमसे कौन से खाने में, कौन से अंदाज में बेहतर हैं, ये हरियाणा की जनता तय करेगी। ये तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। हमने पहले वालों से ज्यादा नौकरियां दी हैं, ये निर्विवाद बात है। हमने पहले वालों का जो अंदाज था नौकरी देने का, उसमें बदलाव किया। हरियाणा के बच्चे, ज्योति जी, हरियाणा की नौकरियों के लिए अप्लाई करना बंद कर चुके थे।
वो तैयारी करते थे दिल्ली की सर्विसेज की, वो तैयारी करते थे राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की। उनसे कोई आपके मेरे जैसा पूछता था तो वो ये कहते थे यहां तो या तो पॉलिटिकल कनेक्शन होना चाहिए या नोटों का झोला आपके पास मोटा सा होना चाहिए। जब तक ये दोनों चीजें नहीं है या इनमें से कोई एक चीज नहीं है, मेरिट के आधार पर नौकरी हरियाणा में मिल नहीं सकती। हरियाणवी युवाओं का हरियाणा के सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया के ऊपर से विश्वास पूरी तरह उठ गया था। हमने सफलतापूर्वक वो विश्वास बहाल किया है और इसका प्रमाण ये है कि हरियाणा के कोचिंग सेंटर्स में तैयारी करने वाले विद्यार्थी, उनकी जो संख्या है वो कई गुना हो गई है। कारण है कि बच्चों को लगता है मैं तैयारी करूंगा, मेहनत करूंगा तो मेरिट के आधार पर मुझे नौकरी मिल जाएगी। एक ये जो बार बार विदेश सेवा विभाग को लेकर सवाल उठाते हैं, वॉर इजराइल में भेज रहे हैं, यूक्रेन में भेज रहे हैं। भाई साहब, सरकार कुछ भी ना करे तो भी लोग इजराइल जाएंगे, जा रहे हैं, कनाडा जाएंगे, जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जा रहे हैं। वो हरियाणा के नागरिकों की भी देश के अन्य नागरिकों की तरह स्वतंत्रता है। हरियाणा के युवक अगर बाहर जाना चाहते हैं उनको आप धक्के से रोक नहीं सकते। लेकिन जो जा रहे हैं वो डोंकी के मार्ग से जाएं, छलांग लगाकर दीवार फांद कर जाएं, फिर वहां फंस जाएं, दलालों से लूटे मारे जाएं, उनके शव आएं यहां पर ताबूतों में बंद होकर, उससे बेहतर यह है कि सरकारी व्यवस्था से होते हुए, सरकारी सिस्टम से होते हुए इस अंदाज में जाएं कि जहां जाएं वहां भी व्यवस्थित तरीके से उनकी संभाल हो सके। क्या ये हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों के हित में उठाया गया कदम नहीं है? किसी को भी, एक भी हरियाणवी को वार जोन में, युद्ध वाली जगह पर कोई सरकार भेजेगी नहीं, ना हमारी कोई सोच है, ना कोई सरकार भेज सकते, कतई नहीं। लेकिन जहां डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, रोजगार के अवसर हैं, अगर हरियाणा के नौजवान डोंकी मारकर जाने के बजाय सरकारी चैनल से जाते हैं तो प्रतिपक्षियों के पेट में मरोड़ नहीं उठने चाहिए, इनको दर्द नहीं होना चाहिए, इनको सरकार की इस व्यवस्था का स्वागत करना चाहिए। और निश्चित तौर पर एक बात कह रहा हूं, किसी एक हरियाणवी को जबरन कहीं इजराइल समेत भेजे जाने की ना कोई व्यवस्था है, ना कोई प्रावधान है, ना कोई मंशा है। एक ये बार बार ये कहते हैं कि 40 पर्चे लीक हो गए, फलाना हो गया। अंतर बता रहा हूं साहब, पर्चा लीक करने वाले या पर्चा लीक करने की कोशिश करने वाले, भर्तियों में लेन देन करके दलाली लेकर नौकरियां लोगों को भर्ती कराने का गिरोह चलाने वाले, वो दशकों से हरियाणा में सक्रिय थे। पहले उन्हीं का बोलबाला था और उनके मुंह पर ताला कोई लगा नहीं सकता था, उन पर हाथ कोई डालता नहीं था। कारण क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। जब सरकार मनोहर जी की आई, उन्होंने मेरिट बहाल करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कोई खर्ची पर्ची सिफारिश नहीं चलेगी, हम मेरिट पर हरियाणवी को नौकरी देंगे, ना उससे उसकी जाति पूछेंगे, ना जिला पूछेंगे, और नोट कोई मांगेगा, देने की कोशिश करेगा तो उसको कानून से दंडित करेंगे। तो उसके बावजूद इनके जमाने के गिरोहों ने हमारे शासनकाल में भी पर्चे लीक करने की कोशिश भी की, दलाली खाने की कोशिश भी की। हमने सर इसमें देखिए एक ऐसे व्यक्ति विपक्षी दल सवाल ये करते हैं चौहान साहब कि छोटी मछलियों पर ही गाज गिरती है, बड़े अधिकारियों को बचा लेते हैं आप लोग। इसके लिए भी एक पत्र लाना चाहिए कि कितनी और क्या कार्रवाई की गई। जरा जहां से ज्योति जी जहां से शिकायत आई, अगर एचपीएससी को लेकर भी कोई शिकायत आई तो रेड डाली ना सरकार ने, पकड़ा ना लोगों को। अब जो दोषी होगा, जिसके विरुद्ध प्रमाण होंगे, उसी को तो जेल भेजा जाएगा। अब मान लो कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहने लगे कि इनको जो हमारा कोई सरकार का प्रतिनिधि अच्छा नहीं लगता, उसका चेहरा इनको भाता नहीं, उसको अंदर कर दो। तो इनके कहने से, इनकी खामख्याली से, इनके सपने देखने से उसको अंदर कर देंगे क्या? हाँ, जो चोरी चकारी करेगा, जो गड़बड़ झाला करेगा, वो कोई भी हो, वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी दल से संबंध रखने वाला हो, किसी भी में हम भी शामिल हैं, हमने उसको दंडित करने का संकल्प लिया हुआ है। हमने किसी को छोड़ा नहीं, किसी को बचाया नहीं। मैं ये एक बात और, ये इंडियन नेशनल लोकदल के मित्र जो कह रहे हैं ना, ये कितने बड़े मेरिट के हत्यारे हैं, ये जरा अपना चेहरा आईने में देखें। इनके शिखर नेता जेल काट कर आए हैं। इनके पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बुढ़ापा खराब हुआ है मेरिट की हत्या करने के आरोप में। अलमारी तोड़कर मेरिट लिस्ट बदलने का आरोप न केवल साबित हुआ,
अपितु उसमें इनको सजा भी हुई, सजा काट कर आए हैं। इन्होंने आज तक हरियाणा के बच्चों से, हरियाणा के नौजवानों से अपने उस अपराध के लिए कभी सजा मांगी क्या? आज भी छाती चौड़ी और करके कहते हैं हम तो आएंगे तो ऐसे ही करेंगे। मैंने इनके नेता अभय सिंह चौटाला का एक बयान सुना है कि हमारी सरकार आएगी तो मेरिट को फाड़ के जोड़ में फेंक देंगे, अपने वर्करों को भरेंगे। भाई साहब, कौन सा देश का और प्रदेश का कानून आपको ऐसी मनमानी करने की इजाजत देता है? हरियाणा के लोग, बस एक अंतिम वाक्य, हरियाणा के लोग इस तरह के जातिवादी, झोलावादी, जिलावादी तत्वों को कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इनको सत्ता से बाहर रखने का पहले से मन बनाया हुआ हरियाणा। चलिए केवल जी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओंकार जी, आपके पास भी आते हैं सवाल के साथ। देखिए, आप लोग बार बार, एक तो पेपर लीक को लेकर सरकार कहती है हम खुद ही कार्रवाई करते हैं केवल जी, दूसरा आप लोगों पर आरोपी जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर नौकरियां देने के लगाए जाते हैं। 13 के करीब वो भर्तियां रही जिनको अदालत ने रद्द किया। बीजेपी कहती है हमारी कम से कम अदालत ने कोई भर्ती रद्द नहीं की है। ज्योति जी, मुझे भी इतना ही टाइम दीजिए जितना इनको दिया। इस पहले सवाल ये था कि इन्होंने केवल जी, मैंने पिछली बार भी आपसे 2 सवाल पूछे और जब आप कहकर खत्म कर चुके थे उसके बाद में आगे बढ़ी थी। आपको क्यों लगता है आपको टाइम नहीं मिलेगा? आई नो, बिल्कुल आपने मुझे टाइम दिया। सुन तो लीजिए, टाइम खराब ना करे। 85,000 इन्होंने हमारी भर्तियां बता दी, जबकि वो 1.5 लाख है और पक्की भर्ती है 1.5 लाख, झूठ बोला इन्होंने। और 85 भर्ती सिर्फ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, ये सच बोला। और आपको ये बता रहा हूं, HPSC की अलग थी, एजुकेशन जो हमारे टीचर्स लगते थे उनकी अलग थी, पुलिस की भर्ती का बोर्ड ही अलग था, एजुकेशन का बोर्ड ही अलग था, वो अलग थी, यूनिवर्सिटियों की अलग थी, कंट्रैक्चुअल्स अलग थे। और वो 1.5 लाख पक्की भर्ती थी और कंट्रैक्चुअल वाली अलग थी। और ये बता रहा हूं, ये झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात बता रहा हूं, इन्होंने कहा कि पेपर लीक होते थे, हम पकड़ते थे। डिप्टी सेक्रेटरी क्या भर्ती कर सकता है HPSC का? कर ही नहीं सकता। तो वो जब पैसे ले रहा था तो उसी डिप्टी सेक्रेटरी को अंदर दे दिया। वो किसके कहने से भर्ती कर रहा था? उसको पकड़ा? किसी को नहीं पकड़ा, क्योंकि वो HPSC के चेयरमैन के कहने से भर्ती कर सकता है और चेयरमैन को पकड़ा नहीं। मुख्यमंत्री के कहने से भर्ती कर सकता है, उसको नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। दूसरी बात पे आए, ये जो बात करते हैं कि हमने जो है खर्ची पर्ची चलती थी पहले टाइम पे, ऐसे होता था। ये प्रवक्ता महोदय बता दे, इनकी भर्ती किस साल में हुई थी और इन्होंने कितनी खर्ची पर्ची दी थी? ये 2 सवाल है। यही प्रवक्ता महोदय बैठे हैं। केवल ढींगड़ा व्यक्तिगत आओगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, डिबेट छोड़ के भागोगे। व्यक्तिगत आओगे तो डिबेट छोड़कर भागोगे। आपकी कब भर्ती? मैं यही तो कह रहा हूँ, व्यक्तिगत आओगे तो डिबेट छोड़कर भागोगे, हरियाणा भी छुड़वा देंगे। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत बदतमीजी पर आओगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नाम की कोई चीज है नहीं। इनको लेकर, इस सरकार को लेकर और पार्टी को लेकर तो आप सवाल कर सकते हैं। 25 बार बेनकाब कर चुका हूं, लेकिन आपको क्यों सवाल पूछना है केवल जी? ये तो डिरेल करने वाली बात है। मेरे व्यक्तिगत जीवन पर मेरी मूर्ख ही आदमी होते हैं ऐसे इस तरह की हरकतें जो करते हैं। ये व्यक्ति लाख बार समझाने पर भी अपनी मूर्खता से बाज नहीं आता। वही मूर्खतापूर्ण बातों की यहाँ लगाता है। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ ज्योति जी, क्योंकि इस व्यक्ति ने व्यक्तिगत आरोप लगाया। मैं एक आंकड़ा, एक तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। रोकिए इस बदतमीज आदमी को, इसको डिबेट करने नहीं आता। ये गली मोहल्ले की औरतों की तरह लड़ने आता है टेलीविजन पर। केवल जी, आप गली मोहल्ले की औरतों की आपको पता है, आपको कोई नहीं रोकने वाला था। मैं आपसे सवाल कर चुकी थी, आपसे सवाल हो चुका था ना। आप विषय पर बोलते, आप विषय पर बोलते, ये हो हल्ला नहीं होता केवल जी। मैं विषय पर समय की बर्बादी केवल। चौहान साहब, मैं इनको टोक चुकी हूँ। ये सवाल नहीं, ये सवाल क्या पूछना है आपको? मैं बार बार आपको टोक रही हूँ, आपको विषय पर बोलना है तो बोले केवल जी। आपको मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ, आप क्यों डिरेल कर रहे हैं? दूसरे प्रवक्ता, दूसरे पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। आईना दिखाना चाहता हूँ। आप लोग भी ऐसे नहीं, समय की बर्बादी है केवल। आईना दिखाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। मैंने जो सवाल पूछा
मैं ये पूछा कि इन्होंने खर्ची पर्ची दी थी क्या हमारी सरकार के अंदर? चलिए, आपने सवाल पूछा ना, ठीक है, आपने सवाल पूछा ना, आपको उत्तर भी लेना है। अब ठीक है, आप उत्तर ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आपको जवाब लेना है ना, तो जवाब ले लीजिए। चौहान साहब जवाब दे दीजिए। चौहान साहब भी जवाब देना चाह रहे थे, जवाब आईना दिखाना चाहता हूँ। तो इन्होंने भी दी होगी फिर पक्का। मैं केवल धिंगड़ा को आईना दिखाना चाहता हूँ, जरा सुनना। केवल खर्ची पर्ची दी है तो बता दीजिए। केवल धिंगड़ा के जमाने में खर्ची पर्ची पूछ रहा हूं। केवल जी, अब सवाल पूछा है तो उत्तर भी लीजिए ना। सुन लीजिए, अभी आप जो कह रहे थे उसका उत्तर। जब बेनकाब होते हो ना तो दर्द होता है, फिर परेशान हो जाते हो, फिर पर्सनल हो जाते हो। केवल धिंगड़ा के जमाने में, जब केवल धिंगड़ा सरकार में थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में थे, HPSC HCS की भर्तियां निकालता था। HCS का परिणाम अभी आया नहीं होता था। उससे पहले हरियाणा का एक राजनीतिक दल वो 5 दिन पहले, 10 दिन पहले थी या नहीं आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देता है। खर्ची पर्ची दी थी या नहीं? केवल धिंगड़ा सुन लो अब जरा चांद से। सुनो सुनो खर्ची पर्ची दी थी या नहीं? अब आईना दिखा रहा हूं तो दर्द हो रहा होगा। सुनो तो केवल धिंगड़ा सुनो। केवल जी, ये बिल्कुल बाध्य नहीं है। नहीं, इनके जीवन से जुड़ा सवाल पूछेंगे, बिल्कुल बाध्य नहीं है जवाब देने के लिए। आईना दिखा रहा हूँ भाई। ज्योति जी फिर टाइम जाता है। बिल्कुल, मुझे पता नहीं, समय बर्बाद हो रहा है केवल। नहीं केवल जी, मैं इस बात का ठीक है, तो इस बात पर ये HCS के रिजल्ट को लेकर बता रहे हैं कि नेता विपक्ष पहले ही बता देते थे किस किस का नाम आने वाला। पहले भी हमने चर्चा की। मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। मैं चौहान साहब, माफी के साथ, सर समय नहीं है बिल्कुल भी। आप ही पहले डिबेट में रहे, आपने ये बात कही है। आईना तो दिखा दूं। आईना दिखा, सर समय नहीं बिल्कुल भी है। इन्होंने जो आपसे पर्सनल सवाल पूछा उसके लिए मैंने खुद भी इनकार किया। ओंकार जी को कुछ कहना था। आपकी पार्टी पर भी आरोप है। मैं तो आंकड़ों पर आ रहा हूँ। नहीं, बात ठीक है, आपके पास आंकड़े हैं, लेकिन समय नहीं है चौहान साहब। मैंने आपको बहुत विस्तार से उत्तर देने के लिए समय दिया था इससे पहले। ओंकार जी, आपकी पार्टी पर भी, आपकी सरकार पर भी आरोप तो है ही, साथ ही जेल में आपके सबसे बड़े नेता जेल में गए, वो भी मैरिट का और नौकरियों का ही मामला था। बीजेपी प्रवक्ता का सवाल। पीसीआर, ये म्यूट है क्या? ये सरकार जब सत्ता में आई 67,000 करोड़ का प्रदेश पर कर्ज था। आज 4 लाख करोड़ से ऊपर है। क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की? पिछला बजट 1,83,950 करोड़ का था, जिसमें औद्योगिकरण के लिए मात्र 1,000 करोड़ रखे गए। क्या किया इन्होंने? अगर नई सरकारी नौकरी दे सकते हैं तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके युवाओं को रोजगार दिया? आज युवा नशे के चक्कर में घूम रहा। दूसरा, ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पारदर्शिता की बात करते हैं। मेरा सवाल पीछे रह गया। अब एक बयान को लेकर भी कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर नौकरी नहीं देंगे सरकार में आए तो। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं ज्योति जी उसी पे आ रहा हूँ, मुझे टाइम तो दीजिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कौन अप्लाई करता है, किसका नंबर आता है, कहाँ पेपर होता है, कहाँ लिस्ट जारी होती है? क्या ये पारदर्शिता है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने बंदे भर्ती कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ इनकी बात के ऊपर। इनसे ये जरा पूछ लो कि जो आरोप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे हैं, वही आरोप चौधरी अजय चौटाला पे भी हैं। आज इनका गठबंधन जेजेपी के साथ है, वो किस शर्त पर है? क्या ये एक उस पार्टी से गठबंधन करके बैठे हैं जिन्होंने पेपर की थी हेराफेरी? ये जवाब ये दे दे। मैंने तो कहा कि अगर जो लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पे हैं, आपने माफी मांग ली क्या अपने पाप के लिए? ये बताएं कि आप इनसे गठबंधन क्यों करके बैठे हैं? क्या मलाई चाटने के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ लालच और स्वार्थ की सरकार है, जिसका भंडार कुछ समय बाद फूट जाएगा। आप ज्योति जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज युवा बेरोजगार है। उड़ता पंजाब सुना था हमने, आज उड़ता हरियाणा सुन रही है। बार बार नशे के केस पकड़े जाते हैं, नशा और बढ़ रहा है। इसके कारण पीछे सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि युवा बेरोजगार है। 8,000 से लेकर 14,000 तक युवा नौकरी कर रहा है। और मेरे भाई जो विश्लेषक है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बीजेपी के बारे में। मेरे को लगता है इनको कोई बच्चा बेरोजगार नहीं है। आज PhD किया हुआ बच्चा PN की नौकरी कर रहा है, ये इनको नजर नहीं आ रहा। आज योग्यता की क्या कीमत रह गई है, ये युवाओं से जाके पूछे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम और सक्षम, ये युवाओं से एक धोखा है। युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेल रहे हैं। ये उस उम्र पे ले जाएंगे जब बच्चे ओवर एज हो जाएंगे और उनको नौकरी नहीं मिलेगी। आज ये जो भाई मेरे बैठे हैं बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता बनके,
ये विश्लेषक नहीं है, मैं नहीं मानता। नहीं आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे ओंकार जी, हम डिसाइड कर लेंगे, ये हमारे मेहमान हैं आपकी तरह। विश्लेषक होते तो कम से कम नहीं, आप जो चाहेंगे वो थोड़ी बोलेंगे ना। आपने जो चश्मा लगा रखा है उन्होंने नहीं लगा रखा है ना। पिछली सरकारें सारी गलत थी, इनको लगता है इनको भी नहीं आप किसी को नहीं बाध्य नहीं कर सकते आप कि सरकार की आलोचना ही करें। इनको जो सही लगता है, इनके जो विचार के वो कहेंगे। मतलब क्या होता ठीक है बेनीवाल साहब आप बोलिए। विश्लेषक का मतलब होता है नहीं विश्लेषक का नहीं आप नहीं ओंकार जी आपको ठीक है अपनी बात कहनी थी, आप कह चुके थे। अभी आप रुकिए, इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे आप। रुकिए ओंकार जी, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। बोलिए बेनीवाल साहब। ज्योति जी हेलो बेनीवाल जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है मुझे। पंकज बेनीवाल से आवाज ठीक कराइएगा। पंकज बेनीवाल जी बोलिए। से आवाज ठीक कराइए। जी बोलिए, बात रखिए अपनी। अब आ रही जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ, चौहान साहब ने कहा कि हरियाणवी का हक होना चाहिए हरियाणा की नौकरी पर। हम भी कहते हैं हरियाणा का ही हक होना चाहिए, हरियाणवी का हक होना चाहिए। तो ग्रेड ए की जब नौकरी दी जाती है तो क्यों गुजरात के लोगों को दी जाती है, क्यों बाहर के लोगों को क्यों दी जाती है, क्यों हरियाणा के लोगों को नहीं दी जाती। और सुभाष जी आज न्यूट्रल तरीके से नहीं बैठे थे। इन्होंने कहा कि 2 लाख पद अगर भर दिए जाएंगे तो 2 लाख पदों से नहीं होगा बेरोजगारी खत्म। मैं कहता हूं अगर 2 लाख पद आप भर दोगे, एक परिवार में अमूमन 5 लोग होते हैं, 10 लाख लोगों का परिवार, 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा वो अगर ऐसा होगा तो। और तो ये कर रहे थे कि आर्थिक सुधारीकरण की बात कर रहे थे। आर्थिक सुधारीकरण के लिए हरियाणा के अंदर 30 लाख बीपीएल परिवार के नीचे लोग आ गए हैं। पहले 1.25 लाख होते थे, आज 1,56,000 के आसपास हो गए। ये आर्थिक सुधारीकरण बीजेपी कर रही है, जो बीपीएल परिवार के लोगों को और नीचे लेकर के आ रही है। जो पहले मध्यम परिवार के लोग थे वो बीपीएल परिवार में हो गए। हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के तहत जो इन्होंने सीएचओ की नौकरी निकाली है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। हेलो चलिए सुभाष जी, आखिरी कमेंट आपका। ज्योति जी आज विपक्षी दलों के प्रवक्ता ये मान रहे हैं कि आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि आप तो विश्लेषण कर रहे हैं अपना। नहीं ये तो विश्लेषण कर रहे हैं अपना वरिष्ठ पत्रकार के नाते। सुभाष जी आपका आखिरी कमेंट। बेनीवाल जी रुकिए, अभी आप रुकिए, प्लीज रुकिए। ज्योति जी देखिए, मुझे लगता है ओंकार जी का इतिहास, उस इतिहास में इस प्रकार की कालिख लगी हुई है, उस कालिख को ये आगे कई दशकों तक नहीं मिटा पाएंगे, नहीं मिटा पाएंगे। आप अपनी ओंकार जी को म्यूट करें पाएंगे। आप जितने मर्जी निजी टिप्पणी आप करते रहिए, आपका स्वागत है, मगर मैं तर्कसंगत बात करता रहूंगा। आप अपने इतिहास के कालिख को आप नहीं मिटा सकते। रही बात, मैंने जो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार की बात की थी, ये तो हरियाणा की जनता इस बात की साक्षी रही है, हरियाणा के युवा इस बात के साक्षी रहे हैं कि किस तरह से उनकी भावनाओं को सरकारी नौकरियों के नाम पर कुचला जाता रहा है। ये यहाँ का इतिहास बताता है। और यही कारण है कि आज आप अपने पार्टी के प्रति इस क्षेत्र में, इस हरियाणा में विश्वास दोबारा पैदा करने की स्थिति में आप नहीं लौट पा रहे हैं। आप उस कारण को ढूंढिए ओंकार जी, उस कारण को आप ढूंढिए। बिल्कुल सर, समय नहीं है, माफी के साथ में चौहान साहब आखिरी कमेंट आपका। मैं केवल बेनीवाल जी की बात, ठीक बात है, मैं मानता हूं कि अगर 2 लाख नौकरियां दी जाती हैं तो 10 लाख परिवारों को फायदा होगा, ये बात सही है। मेरा ये कहना था कि उससे केवल और केवल उससे बेरोजगारी समाप्त नहीं होने वाली है। बिल्कुल उससे भी खत्म नहीं होगी, आपका तर्क था। चौहान जी बोलिए। ठीक बात। मैं केवल इतनी सी बात कहूंगा कि इस सरकार ने हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों की स्किल एनहांसमेंट के लिए स्किल का विश्वविद्यालय पहला बनाया, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करके नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयबल बनाने का व्यापक पैमाने पर काम किया। पिछले इन हमारे 2 कार्यकाल में 12 लाख से अधिक नौजवान, वो नवयुवतियां, वो चलिए आपकी भी आवाज नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम नौकरियों को लेकर कर रहे थे। सीएम की ओर से जो ऐलान किया गया और साथ ही पारदर्शिता हम लेकर आए, पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया गया कि सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड हमारे नाम पे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।